सरस है। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात। कल बेटा हम लोगों ने जो चर्चा किया था सामाजिक समझौते के सिद्धांत की, उसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। जो बातें थोड़ी सी अस्पष्ट थी उनको हम बताने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो तीन कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थे, हाफ्स, लाक और रूसो, तीनों ने अलग अलग तरीके से सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत किया है। तीनों के अलग विचार हैं। हाफ्स ने जो प्राकृतिक अवस्था का चित्र प्रस्तुत किया है वो अलग प्रकार का है, और उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति था वो स्वार्थी था, संकीर्ण था, और तीन मूल प्रवृत्तियां उसके अंदर प्रमुख रूप से थीं। सबसे पहली प्रवृत्ति थी द फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज डिजायर। पहली जो प्रवृत्ति थी वो थी इच्छा। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति किसी चीज को पाने की इच्छा करता है और उसको जहां तक संभव हो अपने पास रखने की इच्छा करता है। अगर वो उस इच्छा को प्राप्त कर लेता है, अगर वो सफल हो जाता है तो वो संतुष्ट हो जाता है, और अगर सफल नहीं होता है उसके अंदर दूसरी प्रवृत्ति पैदा होती है, और वो दूसरी प्रवृत्ति होती है घृणा की या प्रतिशोध की। तो जो फेलियर है, असफलता जो होता है, जिस व्यक्ति को प्राप्त हो गया वो संतुष्ट हो गया, जिसको नहीं मिला उसके अंदर प्रतिशोध का भाव पैदा होता है, और इस तरह से एक संघर्ष की स्थिति बनती है। और हाब्स कहते हैं कि ये जो स्टेट था, ये जो अवस्था थी, एक युद्ध की संघर्ष की अवस्था थी, जिसमें किसी प्रकार का संभव नहीं है, कोई भी विकास नहीं हो सकता, ना तो एजुकेशन हो सकता है, ना कल्चर हो सकती है, ना कोई और बात जो है और विकास हो सकता है। तो व्यक्ति जो है, प्राकृतिक अवस्था में कुछ कानून होते हैं, उन कानूनों को, वो उन कानूनों के प्रति व्यक्ति के अंदर चेतना जागृत होती है और वो सामाजिक समझौता करना चाहता है। और वो समझौता कैसे करता है, यहां से हमें अपनी बात को शुरू करनी थी। तो हाब्स के अनुसार समझौते की शर्त क्या है? हाब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, हमारा अधिकार और हमारा जीवन सुरक्षित रहना चाहिए, तब वो समझौते की तरफ चलता है, प्राकृतिक कानूनों का अनुसरण करता है, जो नेचुरल लॉज, द लॉज दैट आर इन नेचर, ह्यूमन बीइंग दे कम इनटू कांटेक्ट ऑफ दोज लॉज, उन कानूनों के संपर्क में व्यक्ति आता है, और फिर वो सेल्फ प्रिजर्वेशन, आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित होकर एक समझौता करता है। और वो समझौता कैसा है? वो समझौता प्रत्येक व्यक्ति स्वतः करता है और अपेक्षा करता है कि जो बात वो कह रहा है उसी तरह की बात दूसरे लोग भी कहें। तो वो क्या कहता है? कहता है आई अथराइज टू गिव अप ऑल माई राइट्स, मैं अधिकार पूर्वक अपने, ऑल माई राइट्स ऑफ गवर्निंग माई सेल्फ, अपने शासन करने के अधिकार को अधिकार पूर्वक इस व्यक्ति अथवा इस व्यक्ति के समूह को इस शर्त पर सौंपता हूं कि आप भी अपने सभी अधिकारों को सौंप दें और उसके सभी कार्यों को उसी तरह से स्वीकार करें। अब इसका मतलब आप समझिए कि व्यक्ति जो है वो अपने सभी समस्त अधिकार किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी एक समूह को सौंपता है, और उसकी अपेक्षा यह है कि समाज में रहने वाले जो दूसरे व्यक्ति हैं वो दूसरे व्यक्ति भी अपने अधिकार उसी को सौंप दें। तो अब आप देखें, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो समझौता है, ये समझौता एक पक्षीय है। जो समझौता हमेशा दो पक्षों में होता है, एक व्यक्ति जो समझौता करता है और एक वह समूह या व्यक्ति जिससे समझौता होता है। लेकिन यहां पर जिससे समझौता होता है वो समझौते में उपस्थित नहीं है, केवल वो व्यक्ति उपस्थित है जो अपने अधिकारों का सरेंडर करता है। कौन से अधिकार? वो अधिकार जो प्राकृतिक अवस्था में उसके पास थे, वो अधिकार जो माइट इज राइट, शक्ति ही सत्य है, इस सिद्धांत पर आधारित है। सामान्य भाषा में जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसके पास ताकत है उसके पास सत्ता है, जिसके पास ताकत नहीं है उसके पास कुछ नहीं है।
ये प्राकृतिक अवस्था की स्थिति थी। और ये जो अधिकार उसके पास था, असीमित अधिकार थे उसके पास, अनियंत्रित अधिकार थे। और उन अनियंत्रित अधिकारों को वो सौंपता है। क्यों सौंपता है? इसलिए जिससे कि उसके जीवन की सुरक्षा हो, उसके अधिकारों की सुरक्षा हो, इसलिए वो अपने अधिकार को सौंपता है और दूसरे लोगों से अपेक्षा करता है कि वो भी अपने अधिकार को उसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप दें। इस तरह से ये समझौता एक पक्षीय होता है, वन साइडेड सरेंडर ऑफ राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द स्टेट ऑफ नेचर। प्राकृतिक अवस्था में जो लोग थे उनके द्वारा एक पक्षीय समर्पण है अधिकारों का, और वो अपने अधिकार उस व्यक्ति को सौंपते हैं। अब वो जो सत्ता बनती है, वो सत्ता कैसी है? वो सत्ता सर्वशक्तिमान है, वो सत्ता पूर्ण संप्रभु है, उस सत्ता का समापन नहीं हो सकता है, और वो ऑल पावरफुल है। द अथॉरिटी दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते के पश्चात जो सत्ता अस्तित्व में आती है, वो सत्ता सर्वशक्तिमान है, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करती है, खास तौर पे व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करती है। तो इस तरह से जो राज्य बनता है, हाब्स के अनुसार जो राज्य बनता है, उस राज्य का स्वरूप निरंकुश राजतंत्र का है। एब्सोल्यूट मोनार्की, एन एब्सोल्यूट मोनार्की कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। एक निरंकुश राजतंत्र अस्तित्व में आता है जिसके पास पूरी शक्तियां हैं और वो व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करता है। अब हम आगे चलते हैं अपनी बात को बढ़ाते हुए और ये देखते हैं कि इसकी विशिष्टताएं क्या है इस समझौते की, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था। ये सरेंडर कैसा है? यह अधिकारों का बिना शर्त सरेंडर है, यानी व्यक्ति बिना किसी शर्त के अपने अधिकारों को, मतलब जो जिसके सामने अधिकारों का समर्पण हो रहा है, वो किसी शर्त से बंधा हुआ नहीं है, किसी कंडीशन से बंधा हुआ नहीं। और जो संप्रभु कौन है? संप्रभु आपको मालूम है बेटा, संप्रभुता के बारे में मैंने आपको बताया है। संप्रभुता है सुप्रीम पावर, वो जो सर्वोच्च सत्ता अस्तित्व में आती है समझौते के बाद, वो सामाजिक समझौते का अंग नहीं है। सॉवरेन इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। और समझौते के बाद जो राज्य अस्तित्व में आता है, उसका जो स्वरूप है वो निरंकुश राजतंत्र का है। ये बात हमने आपसे कही थी कल भी, और उसी बात को मैं विस्तारित कर रहा हूं। जो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं उसको बहुत ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। जॉन लॉक के बारे में भी मैंने बताया। जॉन लॉक ने कहा कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, अच्छी अवस्था थी, सुख और समृद्धि की अवस्था थी, उसमें प्रिवेलेंस ऑफ रीजन था, विवेक की उपलब्धता थी, रीजन वॉज द गाइडिंग एलिमेंट, और इसलिए प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं थी। फिर भी उन्होंने कहा कि सामाजिक समझौता होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि कानून बनाने वाली कोई संस्था नहीं है, कानूनों का क्रियान्वयन करने वाली कोई संस्था नहीं है। इसलिए लॉक के अनुसार जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, राजनीतिक समझौता होता है। और राजनीतिक समझौते के पश्चात जो सरकार निकल कर आती है, वो सरकार सीमित संवैधानिक राजतंत्र की सरकार है, अर्थात उसमें शासक की शक्तियां सीमित हैं और लोग नियमों के, समझौते के पश्चात नियमों के अधीन बंधते हैं। कानून बनाने वाला अस्तित्व में आता है, कानूनों को क्रियाशील करने वाला अस्तित्व में आता है। ये जॉन लॉक की बात हम लोगों ने आपसे कही थी, पहले हम इसकी बात आपसे कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा फोकस मैं इस पर नहीं कर रहा हूं। जीन जैक्स रूसो के बारे में मैंने आपको बताया। उन्होंने हाब्स और लॉक दोनों के दर्शन को मिला दिया। पहले वो कहते हैं कि आदमी नोबल है, और बाद में वो कहते हैं कि वो सैवेज हो जाता है। यानी पहले आदमी आदर्श है, जो प्राकृतिक अवस्था का जो व्यक्ति है वो एक आदर्श अवस्था है और एक आदर्श स्थिति में व्यक्ति रहता है, वो सुखमय स्थिति में रहता है, समृद्धि पूर्ण स्थिति में रहता है, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन रूसो कहते हैं कि दो संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं, एक परिवार आता है और दूसरी संपत्ति आती है।
परिवार और संपत्ति की संस्था के अस्तित्व में आने से जो प्राकृतिक अवस्था है वो विकृत होने लगती है, ह्यूमन नेचर डीजेनरेट होने लगता है, और फिर वहां पे भी स्ट्रगल, स्ट्राइफ, संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। और फिर जब संघर्ष की स्थिति पैदा होती है तो व्यक्ति ये सोचता है कि वो जो है बैक टू नेचर, वो कहता है कि हम प्रकृति की तरफ वापस लौट चलें। लेकिन क्योंकि मनुष्य पूर्व स्थिति से बहुत आगे आ चुका है तो ही कैनॉट बी बैक टू नेचर, वो प्रकृति की तरफ वापस नहीं लौट सकता है। तो वो कहता है कि हम एक ऐसा समझौता करें जिसमें रहते हुए हम उसी आदर्श अवस्था में पहुंच जाएं जिस आदर्श अवस्था में पहले हम रहते थे। तो वो समझौता करता है। जो नोबल सैवेज है, समझौता क्या करता है हम आपको बताते हैं। हमने कल भी आपसे बात की थी। रूसो क्या कहते हैं? रूसो कहते हैं मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है। जब वो प्राकृतिक अवस्था में आता है तो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, लेकिन जब प्राकृतिक अवस्था से सिविल सोसाइटी की तरफ मूव करता है, when he shifts from state of nature to civil society, जब वो प्राकृतिक अवस्था से नागरिक समाज की तरफ बढ़ता है तो वह जंजीरों में जकड़ जाता है। बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आ जाती हैं। वो समस्याएं वही संघर्ष। रूसो कहता है एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम गॉड इज गुड। ईश्वर की ओर से आने वाली प्रत्येक वस्तु अच्छी होती है, लेकिन वह व्यक्तियों के संसर्ग में आकर विकृत हो जाती है। और ये जो विकृति है, यही विकृति सामाजिक समझौते का कारण बनती है। विकृति क्या है? हमने आपसे पहले चर्चा किया हुआ है कि परिवार आता है और उसके बाद फिर समाज आता है और वो विकृति बढ़ जाती है। तो विकृति के कारण सामाजिक अनुबंध की तरफ जो है व्यक्ति जाता है। रूसो ने सामाजिक समझौते की जो शर्त बताई है, उस शर्त के बारे में हमने कल भी चर्चा किया था और आज विस्तार से हम चर्चा करते हैं। रूसो क्या कहते हैं? कहते हैं ईच ऑफ अस पुट्स हिज पर्सन इन पावर ऑफ गवर्निंग हिमसेल्फ। हम में से प्रत्येक अपने आप को और शासन करने के अपने समस्त अधिकार को। देखिए, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति स्वतः अपने ऊपर शासन करता है, अर्थात उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, वो स्वतंत्र है। तो कहता है कि हम अपने शासन करने के समस्त अधिकार को सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में रखते हैं और स्वयं को समग्र के अंग के रूप में प्राप्त करते हैं। अब इसको समझने की आवश्यकता है। ईच ऑफ अस, ये जो समझौता है, ये हाब्स की तरह का समझौता नहीं है। इसमें से हर व्यक्ति आपस में समझौता करता है। यानी व्यक्ति जो है वही समझौता करने वाला है, और उन्हीं व्यक्तियों का जो समूह है वो समूह है जिससे वो समझौता करता है। यानी समझौता करने वाला उपस्थित है और जिसके सामने समझौता हो रहा है वो भी उपस्थित है। तो ए बी सी ये आपस में समझौता करते हैं। और किससे समझौता करते हैं? एक ऐसे समूह से समझौता करते हैं जो ए बी सी से ही मिलकर बनता है। यानी व्यक्ति आपस में एक समझ पैदा करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, और वो जो समझ है उस समझ के आधार पर वो समझौता करते हैं। हर व्यक्ति का हर व्यक्ति से समझौता होता है, और इस तरह से एक आदर्श व्यवस्था समाज में आती है। उस आदर्श व्यवस्था का नाम रूसो ने जनरल विल दिया है, सामान्य इच्छा दिया है। अब सामान्य इच्छा मतलब सबकी इच्छा, समाज में रहने वाले जितने लोग हैं सबकी इच्छा। तो ये सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा ही संप्रभु है, सामान्य इच्छा ही शासक है, सामान्य इच्छा ही वह व्यवस्था है जो व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है। सामान्य इच्छा ही वह स्थिति है जिसके माध्यम से व्यक्ति पूर्व की तरह स्वतंत्र बना रहता है, उसके अधिकार खत्म नहीं होते। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज का जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था आप देखते हैं कि लोग मतदान के माध्यम से एक सरकार चुनते हैं, और उस सरकार में कुछ लोग होते हैं जो सबकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह की व्यवस्था रूसो भी देता है, और इसीलिए कहा जाता है कि रूसो जो है वो पॉपुलर डेमोक्रेसी के समर्थक हैं, लोकप्रिय जनतंत्र के समर्थक है। एक ऐसा जनतंत्र जो जनता के द्वारा चुना जाता है,
जनता के हित के लिए होता है और जनता के फायदे के लिए होता है। तो इस तरह की भावना रूसो अपने सामाजिक समझौते के माध्यम से करते हैं। जब आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो आप जनरल विल के बारे में पढ़ेंगे कि सामान्य इच्छा क्या है, सामान्य इच्छा कितने तरह की होती है, सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या हैं, ये सब हम लोग विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा लोगों की सद इच्छा है। सद इच्छा माने जो नोबल डिजायर है, उनके अंदर की जो इच्छा है, वो इच्छा है, उसका समुच्चय है। इसकी हम थोड़ी सी विशेषताएं आपको बता देते हैं। ये सामान्य इच्छा क्या है? जनरल विल इज सॉवरेन। ये सामान्य इच्छा पूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। सॉवरेन का अर्थ आपको संपूर्ण, सॉवरेन वो होता है जो सर्वशक्तिमान होता है, जिसके पास निर्णय के समस्त अधिकार होते हैं, जो किसी दूसरे के निर्णयों के दबाव में नहीं होता है, उसके अपने स्वतंत्र निर्णय होते हैं, वो सॉवरेन है। तो रूसों के अनुसार जो सामाजिक व्यवस्था अस्तित्व में आती है वो पूर्ण संप्रभु है, उसके पास समस्त अधिकार हैं जनता के ऊपर शासन करने के। और ये क्या है? इट इज एन एग्रीगेट ऑफ रियल विल ऑफ ऑल। लोगों की वास्तविक इच्छाओं का समुच्चय है। समुच्चय माने मिला जुला रूप। अब देखिए, रूसो दो तरह की इच्छाओं की बात करता है। एक एक्चुअल विल है और एक रियल विल है। एक्चुअल विल वो है जो तुरंत पैदा होती है, तात्कालिक रूप से पैदा होती है, जो क्षणिक होती है, स्थायी होती है। अभी हमारी इच्छा हुई और थोड़ी देर के बाद वो इच्छा समाप्त हो गई, वो एक्चुअल विल है। तो उन्होंने कहा एक्चुअल विल जो होता है ये दूषित है, ये सही इच्छा नहीं है। रियल विल जो है ये वास्तविक इच्छा है जो हमारे हृदय से निकलती है। तो उन्होंने कहा कि जनरल विल क्या है? जनरल विल एक्चुअल विल नहीं है। जनरल विल है रियल विल ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द पीपल। लोगों के समुच्चय की सामान्य इच्छा है, लोगों के समुच्चय की वास्तविक या आदर्श इच्छा। इसको आप आदर्श इच्छा, रियल विल कहने की जगह इसको आदर्श इच्छा कहें तो ज्यादा आप अच्छा कहेंगे। तो रूसो कहते हैं कि ये आदर्श इच्छाओं का समुच्चय है, वो आदर्श इच्छा जो सबके हित पर आधारित है। अब दूसरी बात क्या है? जब सामाजिक समझौता होता है तो व्यक्ति अपने आप को सबको सौंप देता है। उसमें लिखा ईच ऑफ अस पुट्स हिज पर्सन एंड पावर ऑफ गवर्निंग हिमसेल्फ। हर व्यक्ति अपने आप को और शासन करने के अपने समस्त अधिकार को सौंप देता है। तो सारे अधिकार आपने सौंप दिए और आपने उनसे क्या प्राप्त किया? वापस उनसे आप प्राप्त करते हैं न्याय, वापस उनसे आप प्राप्त करते हैं कानून, वापस उनसे आप प्राप्त करते हैं नागरिक समाज, वापस उनसे आप प्राप्त करते हैं एक ऐसी व्यवस्था जिसमें रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति पूर्व की तरह स्वतंत्र और पूर्व की तरह आजाद रहता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता। तो बाई गिविंग हिमसेल्फ टू ऑल ही गिव्स हिमसेल्फ टू नो वन। उसने सरेंडर तो किया, लेकिन उसके बदले में उसके बदले में उसको नागरिक कानून प्राप्त होते हैं, उसके बदले में उसको नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो आपने अपनी अनियंत्रित इच्छा को सौंपा और नियंत्रित इच्छा को प्राप्त किया। ये रूसो का कहना है सामाजिक समझौते के माध्यम से। क्या मनुष्य क्या देता है? मैन गिव्स ऑफ हिज अनरिस्ट्रेन्ड लिबर्टी। व्यक्ति अपनी अनियंत्रित स्वतंत्रता को त्याग देता है। यानी प्राकृतिक अवस्था में जब वो नोबल से सैवेज बना तो उसकी जो इच्छाएं थी वो अनियंत्रित थी, वो उस पर कोई नियंत्रण नहीं था, कोई अंकुश नहीं था। तो नोबल से सैवेज में आने के पश्चात जो अधिकार उसके थे, अनियंत्रित अधिकार, उन अधिकारों को खो देता है या उनको त्याग देता है और बदले में क्या प्राप्त करता है? बदले में प्राप्त करता है सिविल लिबर्टी, नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। तो इसलिए रूसो के समझौते के अनुसार जो व्यवस्था अस्तित्व में आती है वो व्यवस्था लोकप्रिय जनतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें सबके अधिकार हैं और सबकी इच्छाओं के अनुसार शासन व्यवस्था संचालित होती है। तो ये उनका, तो इस तरह से ये तीन समझौतावादी हैं। इन तीन समझौतावादियों ने अलग अलग प्रकार से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। अब इनकी बहुत आलोचना भी हुई है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना हुई। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से आलोचना किया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अनैतिहासिक है, ये अनहिस्टोरिकल है। अनहिस्टोरिकल क्यों है? क्योंकि इतिहास में कभी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि जब लोगों ने
आपस में समझौता करके एक किसी राज्य को स्थापित किया हो। छोटे मोटे तो समझौते होते हैं, छोटे मोटे कार्य के लिए समझौते होते हैं, और छोटे मोटे कार्य संपादित भी होते हैं समझौते के द्वारा, लेकिन राज्य जैसी विराट संस्था समझौते के माध्यम से अस्तित्व में आई हो, ऐसा इतिहास में कभी देखने को नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि ये अनैतिहासिक है, इतिहास के साक्ष्यों के आधार पर ये सही नहीं है। इसीलिए ह्यूम ह्यूम क्या कहते हैं, डेविड ह्यूम कहते हैं, शासक और शासितों के बीच संबंधों के आधार के रूप में अनुबंध, अनुबंध माने समझौता, अनुबंध इतिहास के तथ्यों के साथ मेल नहीं खाता। अर्थात इट इज नॉट कंपैटिबल विथ हिस्ट्री। Contract as the basis of the relations between the governors and the governed was incompatible with the facts of history। वो कहते हैं कि सरकार और जो जिनके ऊपर शासन किया जाता है वे लोग आपस में समझौते के आधार पर अस्तित्व में आए हों, इसका उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। जर्मी बेंथम व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं, वो कमेंट करते हैं व्यंग्यात्मक रूप से, क्या कहते हैं, वो कहते हैं आई बिड अड्यू टू द ओरिजिनल कॉन्टेक्ट। वो कहते हैं मैं मूल अनुबंध जो जो वास्तव में ओरिजिनल कॉन्टेक्ट हुआ उसको जो है अभिवादन प्रस्तुत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। एंड आई लीव इट टू दोज, और मैं इसको उन लोगों के लिए छोड़ता हूं, उन लोगों के मनोरंजन के लिए छोड़ता हूं जिन्हें इसकी आवश्यकता थी और जो यह सोचते हैं कि उन्हें इसकी आवश्यकता थी। तो बेंथम ने आलोचना किया, ह्यूम ने आलोचना किया, और उन्होंने कहा कि ये जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है इसका इतिहास में उल्लेख नहीं है। हेनरी मेन क्या कहते हैं, हेनरी मेन कहते हैं हाब्स ने समाज और राज्य की उत्पत्ति का जो स्वरूप दिया है उससे बढ़कर अर्थहीन कुछ नहीं हो सकता है। हेनरी मेन कहते हैं नथिंग कुड बी मोर वर्थलेस देन सच अकाउंट ऑफ ओरिजिन ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट एज गिवन बाय हाब्स। क्योंकि आलोचना हमें इसमें केवल हाब्स की नहीं करनी, लॉक की करनी है, रूसो की भी करनी है। तो पूरा का पूरा जो समझौते का सिद्धांत है, जो हाब्स ने जिस समाज का चित्रण किया है कि एक पाशविक समाज था जिसमें कोई अधिकार नहीं थे, केवल जो है हिंसा थी, भय था, ऐसे समाज की कल्पना इतिहास में नहीं मिलती। इसी तरह से अगर आप देखें, रूसो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर पहले बहुत अच्छा है और बाद में परिवर्तित होता है। ये परिवर्तन का जो अंतराल है, द इंटरवल, द गैप बिटवीन दिस चेंज इज टू लिटिल। इतनी जल्दी परिवर्तन होना संभव नहीं है। इतनी जल्दी परिवर्तन हो जाए कि रात भर में आप जो है अभी कुछ सोच रहे थे और अभी आपका स्वभाव बदल जाता है। पहले आप नोबल थे, नोबल के बाद सैवेज होते हैं और सैवेज के बाद फिर से नोबल बन जाते हैं। ये जो है मतलब इतिहास में इस तरह का साक्ष्य नहीं मिलता है कि एक ऐसी सोसाइटी जो सैवेज सोसाइटी थी, एक ऐसी सोसाइटी जो नोबल सोसाइटी थी, एक आदर्श समाज था, और आदर्श समाज बदल के फिर सैवेज सोसाइटी जंगली समाज में बदल जाता है, और कुछ दिन के पश्चात फिर वो जंगली समाज आदर्श समाज बदल जाता है। ये जो है इतिहास इसका समर्थन नहीं करता। एक समझौता हुआ था 11 नवंबर 1620 में, और ये समझौता वास्तव में आपको पता होगा इंग्लैंड और अमेरिका के जो नागरिक थे वो आपस में एक जहाज में जाते हैं। वो पानी का जहाज जो था वो उसको मे फ्लावर नामक जहाज था, और उसमें उन्होंने आपस में बैठकर समझौता किया कि हम लोग, ये आपको पता है कि अमेरिका बहुत बाद में खोजा गया और ब्रिटेन के लोग जो थे वो अमेरिका में पहुंचे, और बीच में उन्होंने आपस में समझौता किया कि हम और आप आपस में समझौता करके और एक आदर्श तरीके से शासन व्यवस्था को संचालित करेंगे। ये मे फ्लावर कॉम्पैक्ट था। तो इसका उदाहरण देते हैं कि इतिहास में इस तरह का समझौता हुआ, लेकिन वो जो समझौता था वो कुछ व्यक्तियों के बीच में था। उस समझौते के माध्यम से समाज अस्तित्व में नहीं आया, उस समझौते के माध्यम से कोई राज्य व्यवस्था या कोई तंत्र अस्तित्व में नहीं आया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज वो मतलब ये इसका उल्लेख करते हैं कि इतिहास में इसका उल्लेख है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण देके और सामाजिक समझौते के तर्क को लोग सही ठहराना चाहते हैं। थॉमस पेन कहते हैं यह सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक है। दिस थ्योरी इज डेंजरस फॉर कमिंग जनरेशन। तो पहली तो आलोचना ये हो गई कि ये इतिहास के तथ्यों से मेल नहीं खाता। इतिहास में ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई समय, ऐसी कोई कालावधि नहीं आती है जिसमें
शासक और शासितों ने आपस में बैठ के समझौता किया हो। द रूल्ड एंड द रूलर्स, दे केम इनटू कॉम्पैक्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉम्पैक्ट अ सिविल सोसाइटी वाज क्रिएटेड। इस कॉम्पैक्ट के आधार पे एक सिविल सोसाइटी बनी हो, ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। ये जो है इस तरह से आलोचना की जाती है। वाहन एक विद्वान है। वाहन क्या कहते हैं? यह सिद्धांत ना तो इतिहास का कोई संतोषजनक संकेत देता है, न ही किसी ठोस राजनीतिक समाज का निर्माण करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी गिव्स नीदर अ सेटिस्फैक्टरी क्लू टू हिस्ट्री नर अ साउंड पॉलिटिकल सोसाइटी। ये वाहन का कहना है। कहते हैं ये जो समझौता का सिद्धांत है, इससे हमें कोई संतोषजनक, ऐसा कोई क्लू, ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है, एक बड़ा संकेत नहीं मिलता है जिससे ये पता चले कि समझौते के आधार पर एक बड़े समाज का निर्माण हुआ, एक बड़े राज्य का निर्माण हुआ। कोई क्लू नहीं देता है जिसे पता चल जाए कि पॉलिटिकल सोसाइटी, जैसा कि अभी मे फ्लावर कॉम्पैक्ट की बात हो रही थी, मे फ्लावर नामक जहाज में बैठ के जो समझौता हुआ था, वो जो समझौता था वो कुछ लोगों के बीच में समझौता था, लेकिन वो सिविल सोसाइटी को क्रिएट करने का समझौता नहीं था। तो ये आलोचना की जाती है। कुछ आलोचक कहते हैं कि थ्योरी ऑफ ह्यूमन नेचर इज इलॉजिकल। मानव स्वभाव का, ह्यूमन नेचर का जो स्वरूप लोगों ने दर्शाया है, हाफ से दर्शाया कि वो स्वार्थी है, उसका जीवन नेस्टी है, ब्रूटिस है, सार्ट है, वो क्रूर है, वो अपने स्वार्थों से प्रेरित है और केवल अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखता है, दूसरी इच्छाओं को ध्यान में रखता है। फिर जॉन लॉक कहते हैं कि वो एक आदर्श व्यक्ति है, उसके अंदर विवेक, पहले से विवेक उपस्थित है। फिर रूसो कहते हैं कि वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, फिर बाद में बर्बर बन जाता है। इस तरह का जो मानव स्वभाव है, ये तर्क के सिद्धांतों पर या लॉजिक के आधार पर इसको हम सही नहीं कह सकते। एक उदाहरण भी उन्होंने दिया है। कहते हैं अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज हिज कलर ओवरनाइट। कोई भी तेंदुआ रात भर में अपना रंग नहीं बदल सकता। मतलब यह है कि अ पर्सन हु इज सैवेज कैन नॉट चेंज ओवरनाइट। एक व्यक्ति जो सैवेज है वो पूरी रात भर में बदल नहीं सकता। तो ये जो ह्यूमन नेचर का जो चित्रण किया है, चाहे वो रूसो ने किया हो, चाहे हाब्स ने किया हो, चाहे लॉक ने किया हो, ये तर्क के सिद्धांतों पर खरा नहीं उतरता। कहा कि इट इज इलीगल, अवैधानिक। इसके पीछे कोई कानून की ताकत नहीं है। कोई भी समझौता तब तक नहीं ठहरता जब तक उसके पीछे कानून की शक्ति ना हो। जब कानून की शक्ति होती है तब वो सिद्धांत जो है रुकता है, और अगर कानून की शक्ति नहीं है तो सिद्धांत नहीं रुकता है। तो देर इज नो लीगल बाइंडिंग्स, कोई विधिक कानूनी बाध्यता नहीं है। टी एच ग्रीन क्या कहते हैं? प्रकृति की अवस्था में कोई भी समझौता कानूनी अर्थों में संभव नहीं है। मतलब इसका यह है कि व्हेन वी आर इन अ स्टेट ऑफ नेचर, हम जब प्रकृति की अवस्था में हैं, अर्थात आदिम अवस्था में हैं, तो हमारे अंदर इस तरह का विवेक कैसे पैदा होगा? लीगली, कानूनी तौर पे हम, हमारे अंदर इस तरह का विवेक पैदा नहीं हो सकता, और हम जो समझौता है, हम इस प्रकार का समझौता नहीं कर सकते जो कानून के द्वारा मान्य हो, जिसको कानून समर्थन देता हो। ये टी एच ग्रीन की आलोचना है। इसके अलावा स्टेट इज नॉट एन आर्टिफिशियल क्रिएशन। कुछ लोग कहते हैं कि राज्य एक कृत्रिम रचना नहीं है, बनावटी रचना नहीं है, कि आपने किसी यंत्र को उठाया और आपने उस यंत्र को सुधार दिया और कह दिया कि ये बढ़िया यंत्र है। पहले एक खराब व्यवस्था है, उस खराबी को आपने सुधार दिया यांत्रिक रूप से और कह दिया कि ये सही हो गया। तो ये कोई कृत्रिम निर्माण नहीं है, एक सोची समझी प्रक्रिया, निरंतर विकास की प्रक्रिया, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट जब होता है, पॉलिटिकल कॉन्शसनेस जब हमारे अंदर पैदा होता है, तो उस पॉलिटिकल कॉन्शसनेस के पश्चात अनवरत विकास की प्रक्रिया का परिणाम राज्य होता है। इसको हम कृत्रिम संस्था नहीं कह सकते हैं। और इसलिए हम अगर कहें कि समझौता राज्य के निर्माण का आधार है तो वो सही नहीं होगा। ब्लंसली ने कहा है, उन्होंने कहा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज हाईली डेंजरस सिंस इट मेक्स द स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस एज प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कैप्राइस। ब्लंसली कहते हैं कि सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है अत्यधिक खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये राज्य को एक यंत्र बना देता है, संस्थानों को एक यंत्र बना देता है। जैसे कोई उत्पाद हो कि हम जो है मशीन बनाएंगे, उस मशीन से उत्पादन कर लेंगे,
तो आदमी राज्य को एक उत्पाद समझता है, एक वस्तु समझता है कि हम राज्य बनाएंगे, फिर उससे अपना मनचाहा उत्पाद ले लेंगे, मनचाहे तरीके से न्याय प्राप्त कर लेंगे, मनचाहे तरीके से सिविल सोसाइटी में प्रवेश कर जाएंगे, मनचाहे तरीके से पूर्व अवस्था को बदलकर और एक बेहतर अवस्था में आ जाएंगे। तो ये जो है इस तरह से आलोचना की जाती है कि इट इज नॉट एन आर्टिफिशियल क्रिएशन, ये कृत्रिम रचना नहीं है, ये पॉलिटिकल कॉन्शसनेस के द्वारा निरंतर विकास की प्रक्रिया का परिणाम होता है। ये जो है आलोचना की जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कोई भी समझौता, इट कैनॉट होल्ड द सोसाइटी फॉर लॉन्ग। समझौते में कभी भी विग्रह आ सकता है, समझौता अस्थाई होगा। अभी हम और आप या 100 लोग या 1000 लोग मिलके आपस में समझौता करते हैं और ऐसा हो सकता है कि उसके दूसरे दिन हमारे बीच में मतभेद पैदा हो और हमारा समझौता टूट भी जाए, हमारा समझौता खत्म हो जाए। तो इट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ अ पॉलिटिकल सोसाइटी। राजनैतिक समाज के निर्माण के लिए सामाजिक समझौता जो है ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, निरंतर चलने वाला हल नहीं है। और इसलिए जो आलोचक हैं वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत को नकारते हैं। बेंथम ने एक और शब्द कहा, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स। स्टिल्ट्स तो आप जानते होंगे, आपने देखा होगा कभी कोई बाजीगर आता है तो बांस के डंडों पर चलता है और बांस के डंडों पे चलता, तो कहते हैं ये बांस के डंडे पर चलने वाली मूर्खता है, स्टिल्ट पर चलने वाली मूर्खता है। तो इसलिए इस तरह से वो आलोचना करते हैं। लेकिन कोई भी सिद्धांत सर्वथा निरर्थक नहीं होता है। एक ऐसा समाज जिसके संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं होती, हम कल्पना के आधार पर ही उसके बारे में अनुमान लगाते हैं, तो इसमें कुछ सच्चाइयां भी हो सकती हैं कि लोग आपस में समझौता भी करते हैं। आपसी सहमति, म्यूचुअल कंसेंट जरूरी होता है। जब आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे टी.एच. ग्रीन, ह्यूमन कॉन्शसनेस पास्टुलेट्स लिबर्टी, लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स एंड राइट्स डिमांड स्टेट। वो कहते हैं मानवीय चेतना स्वतंत्रता को धारण करती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि जो मनुष्य है वो स्वतंत्रता का आकांक्षी होता है और अपनी स्वतंत्रता के लिए वो किसी भी संस्था का निर्माण करता है। तो ये कह सकते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इट इज नॉट अ यूजलेस थ्योरी, पूरी तरह से वर्थलेस थ्योरी नहीं है। इसने बहुत सारी ऐसी बातों की संकल्पना की, जैसे नेचुरल राइट्स। हाब्स ने कहा प्रकृति में भी अधिकार होते हैं, और उन्होंने, मैंने कल आपको बताया था कि 18 प्रकार के नेचुरल लॉ, कानून, उन्होंने कहा कि प्रकृति में 18 प्रकार के कानून थे और उन्हीं कानूनों का अनुसरण व्यक्ति करता है और उन्हीं कानूनों के आधार पर वो सामाजिक समझौते का समर्थन करता है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर के संबंध में यही बात जो हमें आपसे कहनी थी, और आपने जो है ध्यानपूर्वक सुना और मुझे लगता है कि आपकी समझ में भी बात आई होगी। तो हम चाहेंगे कि हम अपनी बात को बंद करें और आपके अगर कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप उस सवाल को पूछ सकते हैं।